हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह है एक्सेल कंप्लीट कोर्स वीडियो पार्ट नंबर 7, जिसमें आज हम आपको एक्सेल के डेटा टैब के सभी ऑप्शन एक्सप्लेन कराएंगे। यदि आप कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक्सेल की सभी टैब की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट टैब होती है हमारी डेटा टैब। तो डेटा टैब में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सभी ऑप्शन आपको आज इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने जा रहे हैं। यदि आप सीखना चाहते हो कि डेटा टैब में कितने ऑप्शन होते हैं, कहां कहां पर कैसे कैसे आप उसका यूज कर सकते हो, तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमने डेटा टैब पे पहले से ही क्लिक किया हुआ है। यदि आपको डेटा टैब के अलावा किसी अदर टैब की कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो इनके रिगार्डिंग पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और इस वाली वीडियो में हम आपको डेटा टैब के सभी ऑप्शन एक्सप्लेन कराने जा रहे हैं। डेटा टैब के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप आता है हमारे पास वो है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा का मतलब क्या होता है। गेट का मतलब होता है बाहर से लेना, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि उस डाटा को आप फॉर्मेट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। गेट से मतलब ये है कि आपको अपनी वर्कशीट के अंदर कहीं बाहर से डाटा इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए आप गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई सर्वर है, आप वहाँ से डाटा ले सकते हो। आपके पास कोई ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ से डाटा ले सकते हो। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, वहाँ से आप डाटा ले सकते हो। या आपके पास कोई CSV फाइल है, आप वहाँ से डाटा ले सकते हो। इसको डिटेल में बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन एक्सप्लेन कराएंगे हम आपको वो है हमारे पास फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV। फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV का मतलब ये है कि आपके पास कोई फाइल है टेक्स्ट फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट में, आप उसको यहाँ पर बड़ा इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको CSV फाइल या टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल कैसी होती है। आपने अब नोटपैड में एक फाइल बना रखी है, या आपने ऑनलाइन कॉपी कर रखी थी, या ऑनलाइन आपने कहीं से ली थी, जहां पर हमें CSV फॉर्मेट में फाइल मिली है। इस फाइल को CSV फॉर्मेट कह सकते हो या आप टेक्स्ट फॉर्मेट कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेन बात क्या है कि यहाँ पर जहाँ से डाटा हमने सेपरेट करना है ना, वहाँ पर हमने कोमा लगा रखा है। कोमा कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप यहाँ पर स्पेस का यूज़ भी कर सकते हो, या आप कोई पर्टिकुलर सिंबल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इस फाइल को यदि मुझे अपनी वर्कशीट में इंपोर्ट करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा। इस फाइल का नाम देख लें, यहाँ पर डेटा डेमो डेटा 1 के नाम से मैंने इसको सेव किया हुआ। अगर ये फाइल मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करनी हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने लोकेशन खुल जाएगी हमारे कंप्यूटर की। आप देख लेना आपने अपने कंप्यूटर में कहाँ पर अपनी फाइल को स्टोर किया। तो डेटा 1 के नाम से थी मेरे पास फाइल, मैंने इस पर क्लिक किया और इम्पोर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे हम इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, अगर हमारी फाइल के अंदर कोई एरर नहीं होगा। एरर का मतलब क्या है कि हमने जो कोमा या स्पेस से जो फाइल बनाई है, कोमा सेपरेटेड फाइल, उसमें हमने सही प्लेस पर कोमा लगा रखा है, सही प्लेस पर स्पेस लगा रखा है। तो उस कंडीशन में हमें कंप्लीट एक फाइल कुछ इस प्रकार नजर आ जाएगी, और उसके बाद हमने बस इसको लोड करना है और हमारी टेबल के अंदर ये फाइल जो है इंपोर्ट होके आ जाएगी। इसे बोलते हैं हम CSV या टेक्स्ट फॉर्मेटेड फाइल, तो जो कि हमने यहाँ पर डेटा फॉर्मेट में आपको इंपोर्ट करके दिखा दी। ओके, कुछ इस प्रकार का ये आपके सामने शो होने लग जाएगी, और यहाँ पर क्वायरी एंड कनेक्शन में इसका नेम भी शो होने लग जाएगा। यदि आपने इसी वर्कबुक के अंदर कोई अनदर अपने फाइल इंपोर्ट कर ली, जैसे ये तो डेमो डेटा 1 के नाम से है, ठीक, आप देख पा रहे हो, इसके अलावा कोई और भी इंपोर्ट कर ली तो उसका लिंक भी यानी क्वायरी एंड कनेक्शन में आपको दिखाने लग जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब ये होता है अगर आपके पास कोई ऑनलाइन पोर्टल है, कोई वेबसाइट है, आप वहाँ से डाटा इंपोर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप फ्रॉम वेब का यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपको गूगल से कोई डाटा या किसी वेबसाइट से कोई डाटा इंपोर्ट करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का डाटा अगर मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने विकीपीडिया से डाटा लेना है तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो लिंक होता है ना, यहाँ पर विकीपीडिया या कोई भी वेबसाइट का लिंक है, उसको आपने जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, जो आपने एक्सेल में जो डाटा इंपोर्ट करना था वेबसाइट से, ठीक है, तो करना क्या है, फ्रॉम वेब पे जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर एक लिंक मांगा जाएगा, वो लिंक जस्ट आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो उस वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रेजेंट करेगी, जैसे विंडो बेस आप देखना चाहते हो या कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद बस आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इसको। ठीक है, जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मेट बन के आएगा। तो उस फॉर्मेट से आप अपने अकॉर्डिंग डाटा ले सकते हो कि भाई मुझे कौन सा डाटा इस लिंक से जो है लेना था। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, कनेक्टिंग होने दे। कनेक्टिंग होने के बाद हमें यहाँ पर एक फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से डेटा चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या लेना था यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर हमें 2-3 प्रकार के ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल 1 है, ठीक है, टेबल 1 में ये कुछ दिखाया, टेबल 2 में ये दिखाया, टेबल 3 में ये दिखाया। तो जो भी आपको यहाँ पर टेबल रिक्वायरमेंट है तो उस पर क्लिक करना है और जस्ट उसका यहाँ पर लोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बस मैंने क्लिक किया और जो उस टेबल के अंदर डाटा था ना, वो सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो अब्दुल कलाम जी के बारे में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी उस वेबसाइट पे, उस लिंक पे, वो हमें यहाँ पर प्रेजेंट होके दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर फ्रॉम वेब का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम टेबल एंड रेंज। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है और इस टेबल को ही हमें कहीं पर और अनदर प्लेस पे इंपोर्ट करना है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करके। तो इसके लिए आप फ्रॉम टेबल एंड इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए कहीं पर आप एक्सेल ओपन कर लेना। एग्जांपल के लिए मैंने इसी को इंपोर्ट करना है किसी अनदर प्लेस पे, ठीक है। तो करना क्या है, बस इसको सिलेक्ट करना है, फ्रॉम टेबल पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक क्वेरी एंड कनेक्शन का हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जो जो हमें एडिट करना है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मुझे एक कॉलम नहीं चाहिए मार्क्स वाला, ठीक है, ओके, ठीक है। जो एडिट करना था वो मैंने कर दिया, बस इसको सेव करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद कीप पे क्लिक करना है। जैसे हम कीप पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने वहाँ पर चेंज किए होंगे ना, तो वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे, ठीक है, मेरे पास, ठीक, ओके। यहाँ पर देख भी लो, ठीक है। अब ये जो है टेबल 1 के नाम से आया, जो अब हमारा डाटा ये इंपोर्ट करके आया है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डेटा के अंदर रिसेंट सोर्सेज। रिसेंट सोर्सेज ये पूछेगा कि भाई जो आपके रिसेंट रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने डेमो 1 के नाम से बनाया था, एक डेमो 2 के नाम से भी बनाया था, एक यहाँ पर विकीपीडिया से डाटा इंपोर्ट किया था। तो जितने भी हमारे रिसेंटिस रिसोर्सेज होते हैं या सोर्सेज होते हैं उनको यहाँ पर ये प्रेजेंट करेगा। अगर मुझे इनको रीयूज करना पे यहाँ पर दोबारा से इनको यूज कर सकता हूँ। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब ये है कि भाई मुझे यहाँ पर एक फाइल, एक सीट इंपोर्ट करनी है किसी दूसरी टेबल से, किसी दूसरी एक्सेल से, और उससे मैं एक लिंक क्रिएट कर सकूँ। तो इसके लिए आप इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर दो और यहाँ पर ब्राउज फ्रॉम मोर पे क्लिक करो, ठीक है। और जहाँ भी आपकी अनदर टेबल रखी हुई है जहाँ पर आपने डाटा इंपोर्ट करना था, आप उस लोकेशन पे जाके, जैसे मेरा आई थिंक डेस्कटॉप पे मैंने सेल के नाम से एक डेटा बना रखा है, सेल डेटा, ठीक है, इंपोर्ट, ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये लोड हो जाएगी, ठीक है। कितनी सीट है वो भी दिखाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें एक ही सीट है 4 नंबर की, ओके क्लिक करते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप इंपोर्ट करते हो आपसे ये पूछेगा कि जो आप कनेक्शन बनाना चाहते हो अनदर फाइल से, ठीक है, वो टेबल के रूप में बनाना चाहते हो, पाइवट टेबल में बनाना चाहते हो, चार्ट में बनाना चाहते हो, या खाली एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है। आप तीनों का यूज, तीनों चारों का यूज कर सकते हो। रिकमेंड आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं टेबल पे क्लिक करके ओके क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो वही डाटा आएगा जो मैं एक बार दिखा दूँ आपको, शायद यहाँ पर रिसेंट में कहीं मैंने ओपन किया होगा, सेल डाटा, ठीक है। ये हमारी देखो मेन फाइल थी, ये देखो, ठीक है। अब ये डाटा हमारे पास वहाँ पर आ गया है सीट नंबर 5 के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। सेम वही डाटा है, ठीक है, लेकिन इस फाइल में और उस फाइल में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये मत सोचो कि यहाँ पर टेबल फॉर्मेट लगा हुआ है। अब ये दोनों फाइल आपस में लिंक है। ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डाटा यहाँ पर एडिट कर देते हैं। मैंने क्या किया, जो हमारी मेन फाइल है ना, इसके अंदर यहाँ पर डाटा लिख दिया हमने पूजा, ठीक है। और यहाँ पर जब आएंगे हम अपनी फाइल के अंदर, सेकंड वाली फाइल के अंदर, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो पूजा आया नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पर जो रिफ्रेश ऑल है ना, इस पर बस क्लिक करना आपने। और जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पर देखना कि वो डेटा जो है अपडेट हो गया होगा। दोबारा फिर देखो, अगर आप मेन फाइल के अंदर कोई डाटा डिलीट कर देते हो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आते हो आप, ठीक है, बस यहाँ पर रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर देखेंगे वो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो अनदर फाइल से। वो आप पाइवट टेबल के रूप में कर सकते हो, आप पाइवट चार्ट के रूप में कर सकते हो, या सिंपल टेबल के रूप में भी आप यहाँ पर कर सकते हो। रिफ्रेश का मतलब यही होता है, जहाँ जहाँ से आपने कनेक्शन ले रखा है, चाहे वो CSV से ले रखा हो, चाहे वो आपने वेबसाइट से ले रखा हो, चाहे आपने किसी टेबल से ले रखा हो, अगर वहाँ पर भी आप चेंज कर रहे हो ना, बस आपने यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करना है और ये डेटा अपडेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक जो हमने CSV फाइल ली थी वो देख लेते हैं कहाँ पर है मेरी लोकेशन, और मेरे पास ये रही, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक डेटा चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर ये मैंने इंपोर्ट कर रखी होगी तो ढंग से, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमने इंपोर्ट कर रखी है कि नहीं, ठीक है। डेटा के नाम से है तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया आई थिंक मैंने, ये रही, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी CSV फाइल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक डेटा और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, पूजा, ठीक है, यहाँ पर रवि कुमार, और ये उसके मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये मैंने पूजा का एक डाटा यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सेव करना है, बस आपको ये बात ध्यान रख लें, बस सेव पे क्लिक करना है, ओके।
लेकिन ये डाटा यहाँ नहीं आया, ठीक है। और ये डाटा यहाँ कैसे आएगा, बस आपने रिफ्रेश पे क्लिक करना है। मैंने कहा जितने भी जहाँ से आपने क्वेरी एंड कनेक्शन बना रखे हैं वहाँ का डाटा जैसे आप रिफ्रेश करोगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने कनेक्शन से आपको डाटा अपडेट करना सिखाया कि वही होता है। ओके, आपको समझ में आ गया यहाँ पर रिफ्रेश। क्वेरी एंड कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जो साइड में यहाँ पर विंडो आई थी ना अभी, जैसे आपको चेक करना है कि कौन कौन सी फाइल से मेरा लिंक है, बस उस पर क्लिक करेंगे तो क्वेरी एंड कनेक्शन में आपको ये बताता है कि कहाँ से लिंक कर रखा आपने, वो चीज़ें आपकी बताएगा, ठीक है। सेल डाटा से कनेक्शन है और क्वेरी यहाँ से, ये चीज़ बताएगा आपका। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी, अगर आप अपने जो भी जहाँ से आपने लिंक बना रखे हैं उनकी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर देखना चाहते हो, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो इन पर क्लिक करके। ओके, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। तो ये मैंने तकरीबन ऑप्शन समझा दिए आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा हमारे पास गेट एंड ट्रांसफॉर्म में कुछ अनदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। अगर आपके पास इनकी फैसिलिटी है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेटाबेस आपके पास अज्यूर है, आपके पास कोई ऑनलाइन अदर कोई सर्विस है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इनमें इनका यूज भी अपनी टेबल में, अपनी वर्कशीट में बाहर से डाटा इंपोर्ट करने के लिए ही किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है कि आप अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आसान है, शायद आपको पहले से ही पता हो। अगर आप अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो, डेटा को सिलेक्ट करो, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सॉर्ट पे जाओ और यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पर असेंडिंग दिया गया, यहाँ पर डिसेंडिंग दिया गया, ठीक है। दोनों आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने A to Z पे क्लिक किया तो मेरा जो डेटा है यानी सेलर नेम वो ABC के अकॉर्डिंग जो है सेट हो गया, या मैं यहाँ पर Z to A पे क्लिक करता हूँ तो देखना है हमारा डेटा यहाँ पर चेंज हो गया। ओके, ये बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट वाला सॉर्ट क्या है, अब सॉर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसमें कुछ एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं हमें डेटा को सॉर्ट करने के लिए। भाई जो मुझे डेटा सॉर्ट करना है, बाय सेलर नेम करना है क्या, या कोई प्रोडक्ट आईडी, या कोई रोल नंबर, या कोई यूनिक कोड, ऐसा हो सकता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज करना चाहता हूँ तो मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, वही पूछ रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग, आप यहाँ से जो भी ठीक लगता है उस पर क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट का अल्फ़ाबेट है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, ये चीज़ आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये असेंडिंग हो गया। यदि आपके पास कोई यूनिक कोड होता है यहाँ पर, या यहाँ पर आपकी कोई वैल्यू होती तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते थे। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर। फिल्टर का मतलब ये होता है कि आप अपने टेबल को फिल्टर करना चाहते हो। इसके लिए टेबल को सिलेक्ट करें, Ctrl+Shift+L शॉर्टकट की होती है, या आप यहाँ पर क्लिक करके भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने फिल्टर अप्लाई किया तो ऊपर कुछ फिल्टर के ऑप्शन आ जाते हैं, आप इन ऑप्शन पे क्लिक करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। भाई मुझे सिर्फ मॉनिटर का डाटा देखना है तो आप ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मॉनिटर का डाटा ही आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप फिल्टर करते हो ना तो यहाँ पर देखो कि आपकी पूरी टेबल जो हाइड हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं, मुझे ना इसमें से डेटा निकाल के कहीं दूसरी जगह प्लेस करना है, उसको कट कॉपी पेस्ट करके मुझे अनदर प्लेस पे सेंड करना है, भेजना है, प्रिंट करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप एडवांस फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पर कुछ और बता दूँ आपको फिल्टर के बारे में। यदि आपको ये फिल्टर हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर फिल्टर का एक ऑप्शन होता है, या आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे ये क्लियर फिल्टर का ऑप्शन है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप नेम के अकॉर्डिंग किसी को फिल्टर करना चाहते हो तो आप नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अगर आप किसी अनदर प्रोडक्ट या किसी सेल के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर एडवांस फिल्टर। अभी एडवांस का मतलब क्या होता है, भाई मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मॉनिटर लिख दिया, भाई सिर्फ मॉनिटर के अकॉर्डिंग ही मुझे जो है प्रोडक्ट फिल्टर करना है। लेकिन वो तो मैंने यहाँ पर अभी आपको करके दिखा दिया था, ठीक है। ये लो मॉनिटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप इनसे चेक मार्क हटा दोगे, मॉनिटर पे क्लिक करो, सॉरी चेक मार्क हटा दो सबसे, ठीक है, और मॉनिटर पे क्लिक करो, ओके क्लिक करो, तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉनिटर का डाटा ही आपको शो होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल से अलग निकल के डेटा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडवांस फिल्टर का यूज़ करेंगे। जैसे हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की विंडो आती है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट रेंज आपकी पूरी टेबल होगी, पहली बात तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर ना सिलेक्ट हो तो क्या करना, इस वैल्यू को कट कर देना, ठीक है, और यहाँ पर अपनी पूरी टेबल को जो है विद हेडिंग सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया पे क्लिक करना है। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है जो आपका यहाँ पर, जैसे मैंने मॉनिटर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, भाई जिसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाहते हो ना अपना डाटा, वो आपका क्राइटेरिया होता है। ध्यान रहे क्राइटेरिया वाले सेल में इसका एड्रेस आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन, आप इस पर जरूर क्लिक करें, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसी के अंदर अपडेट हो जाएगा। फिलहाल हमें अलग निकालना है तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करें। उसके बाद कॉपी टू यानी यहाँ पे क्लिक करके एक सेल का रेफरेंस दे दें, किसी भी सेल का दे सकते हो, ओके। बस ओके जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ओनली मॉनिटर का डाटा ही यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन ये हमारी टेबल अभी हाइड ही नहीं है, कोई भी अलग से एक डेटा निकल के आ जाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मुझे सिर्फ नॉर्थ रीजन का डाटा ही फिल्टर करना है, ठीक है।
तो उसके लिए देखो सेम ट्रिक अपनाएंगे हम। एडवांस पे गए, ठीक है, लिस्ट हमारी सिलेक्ट होगी, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, अब की बार इसको काट देते हैं यहाँ पर, ये होगा ओके। कॉपी टू अनदर लोकेशन, और लोकेशन कहाँ लेना चाहते हो आप, इस सीट पे भी ले सकते हो, किसी अनदर सीट पे भी ले सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखो नॉर्थ का डाटा जो है प्रेजेंट होके आ गया। तो ये था हमारा फिल्टर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डेटा एंड टूल। डेटा एंड टूल के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये होता है कि आपने कहीं से डाटा लिया था और डेटा जो आपके पास किसी CSV फॉर्मेट में है या कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बीच में हैश लगा आ गया, या बीच में कोमा लगा आ गया, या बीच में स्पेस लगा आ गया, तो उसको आप यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट को आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप अपने जो अनमैनेज डाटा को सिलेक्ट करते हो ना, सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको डीलिमिटेड पे क्लिक करना है। डीलिमिटेड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने डेटा को ध्यान से देखना है कि अब आपका डेटा जो आपको सेपरेट करना है वो कैसे करना है, कोमा से करना है, स्पेस से करना है, या कोई सिंबल लगा है उसके अकॉर्डिंग करना है। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर जो मुझे है कोमा से सेपरेट करना है, तो कोमा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो कोमा पे क्लिक करना। नीचे आपको यहाँ पर फील्ड आपकी अलग अलग सेपरेट होकर नज़र भी आ जाएंगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है, और आपका डाटा जो है यहाँ पर ध्यान से देखो सेपरेट होके आ गया। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का डाटा है, जैसे यहाँ पर आपको हैश दिखाई दे रहा होगा बीच बीच में, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो इसको भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके लिए करना क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, डीलिमिटेड पे क्लिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर चलो कोमा तो है हमारे पास, लेकिन जो हमारे डेटा के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ तो हैश लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ तो सेमीकोलन है, कोमा है, स्पेस है, हैश का तो कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, आपने अदर पे क्लिक करना है और यहाँ पर उस सिंबल को टाइप करना है जहाँ से आप सेपरेट करना चाहते हो। तो मेरे पास हैश है, जैसे मैंने हैश पे क्लिक किया तो मेरी जो फील्ड अलग अलग मुझे नज़र आने लग गई हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है, और हमारा डाटा जो है सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश फिल। एक्सेल का सबसे बहुत ही एडवांस इंपॉर्टेंट टूल है ये फ्लैश फिल। इसका आप अलग अलग टाइप से अनेक प्रकार का यूज कर सकते हो। जितना मैं आपको बताऊंगा उतना थोड़ा ही रहेगा इसके बारे में, फिर भी ट्राई करता हूँ। फ्लैश फिल में जैसे ये होता है कि जैसे मुझे ना नेम ये कंबाइन करना है यहाँ पर, तो इसके लिए आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। आपको किसी वैल्यू में से कोई वैल्यू सेपरेट करनी है, उसके लिए आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। फ्लैश फिल के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप एडवांस में सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख लें। फिर भी मैं आपको एक डेमो के लिए बता दूँ कि फ्लैश फिल का यूज़ क्या होता है। जैसे मुझे इन नेम को यहाँ पर फुल नेम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, रवि, ठीक है। मतलब एक बार आपको वो पहले वाला नेम टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, कुमार, एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद करना क्या है, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। Ctrl+E शॉर्टकट की होती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सभी डाटा जो है देखो यहाँ पर सेपरेट हो, मतलब कंबाइन होके आ गया होगा। मतलब यहाँ से रवि उठ के आ गया, यहाँ से कुमार उठ के आ गया, जितने भी डेटा थे आपके सारे अपने आप आ गए। अब ऐसा अगर हमें फुल नेम को अलग अलग करना हो, क्या ये भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इससे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रवि, ठीक है, एंटर करना है, सॉरी उसी फॉर्मेट में टाइप करने की कोशिश करें, ठीक है, रवि, और यहाँ पर Ctrl+E करता हूँ अब की बात, तो मेरा डेटा जो है नीचे आ जाएगा। सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिखा कुमार, एंटर करेंगे, सॉरी मैंने कहा सेम फॉर्मेट होना चाहिए, एंटर करेंगे Ctrl+E, और आपका डेटा जो है कंबाइंड डाटा से सेपरेट भी हो सकता है, सेपरेट डाटा से कंबाइन भी हो सकता है। अनेक मल्टीपर्पज़ के लिए आप मैक्रो का यूज़ कर, सॉरी फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट। नाम से ही पता लग रहा है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगर आपने कहीं से डाटा कोई कॉपी किया था या कुछ मैनेज किया था और कुछ डाटा ऐसा हो गया जो आपसे दो बार तीन बार जो है टेबल के अंदर आ रहा है और आपको पता ही नहीं कहाँ पर है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर कुछ डेटा को हाईलाइट इसलिए किया हुआ क्योंकि आपको पता लगे कि डेटा डुप्लीकेट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उस टेबल के अंदर कहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है। और आप चाहते हो कि भी देखो जो मैंने डेटा कॉपी किया था ना, तो डुप्लीकेट वैल्यू जो है रिमूव हो जाए। डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है जैसे वेस्ट यहाँ भी है, वेस्ट तो और कहीं भी होगा, ये डुप्लीकेट नहीं है। पूरा एक डाटा जो है जैसे सेम टू सेम हर्ष का डाटा ये भी, हर्ष का डाटा ये भी, ऐसा मतलब सेम डाटा, ठीक है। वो चाहे रो वाइज भी कर सकते हो आप, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उसको डिलीट करना चाहते हो। ओके, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी इस टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू है या 2 से ज़्यादा बार है वो डाटा जो है अपने आप ही डिलीट हो जाए, मुझे फाइंड ना करना पड़े। इसके लिए Ctrl+A करेंगे, ठीक है, अपनी टेबल को सिलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपसे वैसे पूछ रहा है वो भाई किसके अकॉर्डिंग करना है। रिकमेंड मैं ये करूँगा कि जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पर हेडिंग में दिखाई देते हैं, हेडिंग का मतलब ये होता है हमारा नेम, प्रोडक्ट नेम, रीजन नेम, इनकी बात कर रहा हूँ।
इन पे जरूर क्लिक रखें, उसके बाद कुछ नहीं करना, ओके क्लिक करना। ध्यान देना जो कि यहाँ पर 2 मैंने येलो से हाईलाइट कर रखे हैं वो एक ही रह जाएगा जैसे मैं ओके क्लिक करूँ। तो आप देख पा रहे हो ये बता भी रहा है कि 6 डुप्लीकेट वैल्यू इसने फाइंड की है, 6 रो जो थी वो डिलीट भी कर दिया और अपने आप इसने डाटा ऊपर भी कर दिया, यानी हमें कोई हेडेक लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। बड़ा काम आता है जब हमसे डेटा जो है डुप्लीकेट हो जाता है, कहीं पर बार बार हम कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ होने की संभावना रहती है हमारी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा एक्सेल का। अब एक्सेल में आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ अनेक प्रकार से अलग अलग पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। ये इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा कि आपको कहाँ पर किस टेबल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन हमारे सामने नजर आता है। यहाँ पर एनी वैल्यू लिखा फिलहाल, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, पता नहीं क्या क्या है। ओके, 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये होता है कि आप किसी वैल्यू पर, वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये जो मैथ की डिजिट होती है इसकी बात कर रहा हूँ, इस वैल्यू पे आप कंडीशन लगाना चाहते हो। देखो कंडीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं पहले आपको यहाँ से लगाने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। जानबूझ के मैं इसको बॉर्डर कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। ओके, तो मैंने इसको बॉर्डर कर दिया। यहाँ पर मुझे बोला गया था कि एक कंडीशन लगाओ, कुछ भी हो सकती है बिटवीन, सॉरी पहले मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँ अगर आप पहली बार एक्सेल चला रहे हो या डेटा वैलिडेशन चला रहे हो तो। जैसे हम होल नंबर पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर हमसे ना पूछता है वो कि भाई आपने ना यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है बिटवीन की करनी है, नोट बिटवीन की करनी है, ग्रेटर देन, इक्वल, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। अब बिटवीन का मतलब होता है, जैसे मैंने बिटवीन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 और यहाँ पर लिख दिया 50, ठीक है, और ओके क्लिक करता हूँ तो इन सेल के अंदर जो मैंने अभी सिलेक्ट किए थे तो इनमें 10 और 50 की ही वैल्यू आएगी। जैसे मैंने टाइप किया अभी 20 तो ये 25 सॉरी बड़ी आसानी से आ जाएगा, लेकिन मैंने लिखा 60 तो ये नहीं आएगा, ठीक है। यानी जब तक आप इसको आगे मतलब सोल्व नहीं करोगे तब तक ये आगे नहीं जाता है। अगर आपको लगता है जैसे यहाँ पर आप डेटा एंटर कर रहे हो, स्टूडेंट्स का मार्क्स आप लगा रहे हो, आप चाहते हो कि मार्क्स लगाते टाइम आपसे गड़बड़ ना हो या कोई एक वैल्यू इंसर्ट करते टाइम आपसे गड़बड़ ना हो, उसी रेंज में एक वैल्यू सेट हो जो आप चाहते हो, तो इसके लिए आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। ओके, जैसे मुझे यहाँ पर स्टूडेंट पे लगानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिटवीन का कंडीशन लगा देंगे। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम होल नंबर में जाएंगे और यहाँ पर बिटवीन में जो मार्क्स हैं वो आपको देखना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप जो भी फील्ड आप यहाँ पर जो भी वैल्यू फिल करना चाहते हो। एग्जांपल के लिए 0 से 0 भी आ सकते हैं किसी के, 0 से लेकर और 100 के बीच में आप यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर डेटा टाइप कर रहा हूँ, किसी बच्चे के मार्क्स लगा रहा हूँ और मेरे से गलती से जैसे मुझे लगाने थे 25, ठीक है, लेकिन एक 5 गलती से प्रेस हो गया तो वो डाटा जो है मेरे से मतलब रॉन्ग इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होएगा, फील ही नहीं होगा जब तक मैं उसको ढंग से सेट नहीं कर देता। ओके, तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है हमें, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है कि हमसे गलती से माइनस प्रेस हो गया, कोई वैल्यू पुट होगी हमसे, तो उसको भी ये कह देगा भाई गलत वैल्यू है आपसे। तो आपको सोच समझ के अपने डेटा पे वैल्यू कंडीशन लगानी होगी, डेटा वैलिडेशन की। जरूरी नहीं है कि सब पे बिटवीन ही लगती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शन और बता दूँ डेटा वैलिडेशन के आपको। यहाँ पर मैंने होल नंबर पे क्लिक किया था, यहाँ पर जैसे नोट बिटवीन का मतलब ये होता है कि जैसे 10 से 50 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी, जो भी आप यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम में पुट करते हो उसके अकॉर्डिंग ये सेंस करेगा। ओके, इक्वल, भाई मुझे तो सिर्फ यही वैल्यू चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं इक्वल आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 10th क्लास का डाटा ही आपको प्रेजेंट कराना है, 10th के अलावा कोई और क्लास का यहाँ पर डाटा अगर लिखा जाए तो वो रॉन्ग प्रेजेंट करें। यहाँ पर इक्वल में यहाँ पर आएंगे, सॉरी कहाँ गए हम, सॉरी डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पर मैंने किया होल नंबर में मैंने क्या कर दिया इक्वल में मैंने लिख दिया 10th, TH नहीं लगा सकते, मैंने सिर्फ 10 नंबर किया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं 10 नंबर टाइप करता हूँ ये तो आएगा, लेकिन जैसे मैं कोई अनदर वैल्यू पुट करूँगा तो नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल ये होता है, ठीक है। अगर आप 10th भी लगाना चाहते हो तो इसके लिए आप टेक्स्ट एक कंडीशन होती है वो भी लगा सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इसी के अंदर होल नंबर में, ठीक है, यहाँ पर है नॉट इक्वल का मतलब होता है कि एक वैल्यू आपने पुट कर दी वो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी चल जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर +2 लिख दिया, +2 के अलावा और कोई भी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। इक्वल का मतलब ये होता है कि 10th लिख दिया तो 10th ही आएगा, और नॉट इक्वल का मतलब है कि 10th लिख दिया तो 10th नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन, मान लो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 50 तो 50 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, लेस देन बाई 50 से कम आएगी, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल बाई 50 और 50 से ज़्यादा, लेस देन 50 और 50 से कम, ऐसा कुछ। ओके, नेक्स्ट है डेसिमल। अगर आप डेसिमल में वैल्यू प्रेजेंट कराना चाहते हो तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लिस्ट।
लिस्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पर एक लिस्ट बनाना चाहते हो, भाई मेरे जो प्रोडक्ट है ना उनके अकॉर्डिंग मेरे पास लिस्ट आ जाए यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मुझे ना लिखना ना पड़े, ये मेरे प्रोडक्ट दिए गए हैं, यहाँ पर ये मुझे रीजन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे प्रोडक्ट टाइप ना करना पड़े, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, तो उसके लिए आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। करना क्या है, आपको यहाँ पर बस इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना, या आप सिंगल सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर होल नंबर में जाके आपको लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ से सोर्स पूछेगा, आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो कोमा लगा के, लेकिन आपके पास कोई डेटा दिया गया है तो आप यहाँ पर उस डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लो, बस ओके क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक हमारे पास लिस्ट बन के ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है प्रेजेंट हो जाएगा, जो भी मुझे यहाँ पर चाहिए था। सभी का चाहिए तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, सभी का आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे आप क्लिक करें, ये चेंज करना पड़ेगा, ये मैं सोचता हूँ सब में रैम आ गया, ठीक है ऐसे, ठीक है समझ गए होंगे। एक और बता दूँ, यहाँ पर अगर रीजन पे लगाना चाहते हो तो बस करना क्या है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, वैल्यू पे जाना है, लिस्ट पे जाना है, और यहाँ पर सोर्स में जाके उस सोर्स पे क्लिक कर देंगे, बस काम हो गया। ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और इसमें से हम अपना डाटा चूज कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा वैलिडेशन के अंदर ही डेट। अगर आप डेट पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो, जैसे भाई मैं चाहता हूँ कि भी आज के बाद डेट आए, कल के बाद यहाँ पर एंटर डेट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर किसी सेलर की डेट ऑफ बर्थ या कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई डेटा की एंट्री करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू डेट, ठीक है, उसके लिए आप इस कंडीशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पर ब्लैंक पे ही बता दूँ आपको, समझ जाओगे, इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में गए हम, और यहाँ पर हमने क्या किया, डेट पे क्लिक किया। ओके, अब इसमें भी वही ऑप्शन है हमारे पास, देखो ध्यान से, बिटवीन, नॉट बिटवीन, लेस देन, ग्रेटर देन, इसमें भी वही ऑप्शन मिलेंगे। अब जैसे मैंने बिटवीन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, बिटवीन का मतलब है स्टार्ट डेट और एंड डेट। मान लो यहाँ पर यानी जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, इधर देखो, इन सेल के अंदर कोई एक ऐसी डेट डालना चाहते हो जो मान लो जैसे आपने कोई आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी निकली है, उसकी डेट की एंट्री, फॉर्मों की एंट्री करनी है आपको, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बताया गया भाई देखो, एक डेट दी गई है 1 तारीख से लेकर, और जो भी आपका मान लो 3rd मंथ है और 2025, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ 15 दिन दिए गए, तो एंड डेट आप यहाँ पर टाइप कर लो, ठीक है। तो 15 यहाँ आएगा, 03 और यहाँ पर 2025, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बिटवीन लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जब मैं एंटर करूँगा ना, जैसे मान लो कोई मेरे से सेल ना चेंज हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक तारीख टाइप करी, 12 तारीख को कोई एंट्री फॉर्म आया आपके पास, ठीक है, 03 और 2025, तो ये तो बड़ा आसानी से एंटर हो जाएगा। लेकिन एक कोई एप्लीकेशन आई आपके पास, वो आई 18 तारीख को, ठीक है, 18, 3 और 2025, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगी, ये देखो, ठीक है। या इससे पहले आई कोई 2 तारीख को, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन में डेट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेट में देखो मैं कुछ और भी बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है नोट बिटवीन। नोट बिटवीन का मतलब यहाँ से 1 से 15 तारीख के बीच में एंट्री नहीं होगी, बाकी हो जाएगी, ऐसा कुछ लगा सकते हो, ठीक है। और इक्वल भाई इसी तारीख की होगी, नोट इक्वल इसको नहीं होगी, ठीक है, ऐसा कुछ। ग्रेटर देन इसके बाद होगी, ऐसा कुछ, ठीक है, एक कंडीशन लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर दिया गया है टाइम। ये भी वही है कि टाइम की कंडीशन लगा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक टाइम की कंडीशन लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं। होम में के बॉर्डर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर एक टाइम की कंडीशन लगाना चाहते हैं, डेटा वैलिडेशन। हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, एनी वैल्यू पे क्लिक किया, टाइम पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसमें भी वही ऑप्शन मिलेंगे हमें, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ग्रेटर देन, XYZ। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया कि भाई बिटवीन, ठीक है। बिटवीन का मतलब ये है कि मान लो आपको एग्जाम हो रहा है या कोई आपको यहाँ पर टाइमिंग की एंट्री करनी है, भाई ऐसा है जो एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8 बजे से लेकर, रेशो लगा देना ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर 10 बजे के बीच में ही आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। ओके, या आप ऐसा कुछ 10:30 आपने कर दिया, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करता हूँ, मान लो कोई बच्चा आया, ठीक है, 8:10 पे, 8:10 पे क्या इसकी एंट्री होगी, हो जाएगी इसकी तो। लेकिन एक बच्चा आया है 7:59 पे, तो इसकी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप कंडीशन लगा सकते हो। या कोई आया है आपके पास 10:31 पर, ठीक है, तो इसकी एंट्री भी नहीं होगी, ऐसा कुछ। तो टाइम की कंडीशन लगा सकते हो। जरूरी नहीं है मैं आपको बिटवीन लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पर तकरीबन सभी वैलिडेशन। आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन कुछ भी लगा सकते हो। बस आप बिगनर हो तो आपको इनको 1 या 2 बार ट्राई करना होगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन का मतलब क्या होता है। आगे नेक्स्ट है टेक्स्ट लेंथ। इसका भी बड़ा यूज होता है
कि टेक्स्ट की लेंथ मापता है कि यहाँ पर टेक्स्ट के लेंथ के अकॉर्डिंग आप कंडीशन लगा सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई, पहले बॉर्डर दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर गए डेटा वैलिडेशन में और हमने एनी वैल्यू और यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ, जैसे इस पर क्लिक किया तो इसमें भी वही है, बिटवीन नॉट बिटवीन एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब की बार कर दिया इक्वल, ठीक है। इक्वल में मैंने कर दिया यहाँ पर 5, ठीक है। ध्यान दे, मैंने टेक्स्ट लेंथ लिया और 5 किया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 5 लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट होगा, इसका मतलब ये है, ये तो इसको मना कर देगा, ठीक है। 5 लेंथ बोल रहा है, 5 लेंथ का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 इसकी बात हो रही है, तो 5 जो है ओनली 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये करूँगा तो ये भी नहीं है, मैंने इक्वल लगाया ना, ठीक है। तो ऐसे ही ये टेक्स्ट पे और अल्फ़ाबेट पे दोनों पे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा पूजा, तो इसको ये ले लेगा बड़ी आसानी से, लेकिन यहाँ लिखा अनु तो इसको नहीं लेगा। ये सिर्फ लेंथ को फाइंड करेगा यहाँ पर कि भाई कौन सी कंडीशन लगाई गई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लगाने हैं, किसी के फ़ोन नंबर लगाने, तो उसके लिए हम टेक्स्ट लेंथ का यूज़ कर सकते हैं। भाई मेरे से जब मैं एंटर करूँ ना तो मेरे से गलत फ़ोन नंबर ना टाइप हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर एनी वैल्यू और यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ, और बताओ आप कौन सी लगेगी, ठीक है। बिटवीन लगेगी, नहीं लगेगी, कौन सी, इक्वल लगेगी, ठीक है। बिटवीन में क्या होता है कि एक वैल्यू दी गई है, इससे लेके इसके बीच में टेक्स्ट लेंथ हो सकती है, ठीक है। नॉट बिटवीन, भाई इससे लेके इसके बीच में टेक्स्ट लेंथ नहीं होएगी, और उसके बाद और कम की हो सकती है, ठीक है। फिलहाल फ़ोन नंबर लगा रहे हैं, फ़ोन नंबर में कौन सी लगेगी, इक्वल टू लगेगी, और इक्वल टू में यहाँ पर 10 लगेगा, ठीक है। 10 टाइप करेंगे, 10 इसलिए टाइप करेंगे क्योंकि जो हमारे फ़ोन नंबर है, सेल नंबर है, वो 10 डिजिट के हैं। अगर यहाँ पर आधार कार्ड होता तो मैं यहाँ पर 12 करता, अगर कोई और यूनिक आईडी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ सेट कर सकते हो। और जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं कोई 10 डिजिट की वैल्यू लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोई रॉन्ग वैल्यू जब टाइप करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। और अगर मैं कोई एक्स्ट्रा वैल्यू यानी 10 डिजिट से कोई एक्स्ट्रा वैल्यू टाइप करूँगा तो भी ये एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपको टेक्स्ट लेंथ लगानी है तो आप इस प्रकार लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डाटा वैलिडेशन के अंदर इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। आप अपने वैलिडेशन पे इनपुट मैसेज और डाटा अलर्ट लगा सकते हो अगर आपको नीड पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप यहाँ पर कोई एक वैलिडेशन लगाना चाहते हो और आपको लगता है कि इस सीट पे कोई और पर्सन भी काम करता है, उसको परेशानी ना हो डाटा एंटर करते टाइम, तो इसके लिए आप अलर्ट भी लगा सकते हो और आप इनपुट मैसेज का भी एक हिंट टाइप कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपनी कोई कंडीशन लगा लें अपने डाटा के हिसाब से, जैसे मेरे पास यहाँ पर 0 to 10 बन रही है। उसके बाद इनपुट मैसेज में यहाँ पर आप टाइटल कुछ लगाना चाहते हो, जैसे मैंने लिख दिया हिंट, ठीक है। और यहाँ पर आप एक इनपुट मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे टाइप किया प्लीज एंटर दी वैल्यू बिटवीन 0 to 100, कुछ ऐसा हमने टाइप कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज बना सकते हैं। इसके बाद बस ओके करना। जैसे आप ओके क्लिक करोगे होगा क्या, जब भी कोई पर्सन यहाँ पर आके ऐसे क्लिक करेगा तो उसको एक हिंट मैसेज मिल जाएगा कि सेल के अंदर कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आप वार्निंग मैसेज देना चाहते हो तो उसके लिए आप एरर अलर्ट का यूज कर सकते। एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एरर अलर्ट लगाना चाहते हो तो करना क्या है, जहाँ भी आपको लगाना उस एरिया को सिलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू सेट करनी है, आप अपनी वैल्यू सेट कर ली। जैसे मेरे केस में यहाँ पर 0 to 100 बन रही है, आपके केस में देख ले क्या बनेगी, मैं यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इनपुट मैसेज मैंने बता दिया। एरर अलर्ट में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आप यहाँ पर अपना वार्निंग का सिंबल दे सकते हो, आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप यहाँ पर स्टॉप दे सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ पर अपना सिंबल सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा रॉन्ग वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर आप कोई एरर मैसेज देना चाहते हो तो आप वो भी टाइप कर सकते हो, जैसे हमने ये टाइप कर दिया। इसके बाद बस आपने ओके क्लिक करना है। जैसे आपने ओके क्लिक किया, देखो यहाँ पर हिंट तो नहीं दिखाएगा जैसे यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ तो हमने हिंट का मैसेज लगाया था, लेकिन यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो कोई हिंट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जब कोई हम रॉन्ग वैल्यू टाइप करेंगे ना तो यहाँ पर हमें रॉन्ग जो भी हमने एक टाइटल दिया था वहाँ पर उसकी एक विंडो ओपन आएगी और यहाँ पर लिखा भी आएगा कि आपने यहाँ पर कौन सी वैल्यू टाइप करनी है। तो इस प्रकार आप एरर अलर्ट अपनी डाटा वैलिडेशन पे लगा सकते हो, जहाँ तक है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको लगता है कि कहीं पर वैलिडेशन आपको रिमूव करनी है, हटानी है, जैसे मुझे यहाँ से जो भी मैंने कोई वैलिडेशन लगा रखी है वो हटानी है, तो उसके लिए भी डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया होता है, यहाँ पर सबसे नीचे ध्यान दो, लिखा हुआ क्लियर ऑल। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो जो वैलिडेशन आपने लगा रखी थी, जो जो कंडीशन लगा रखी थी, वो सारी कंडीशन यहाँ पर रिमूव हो जाती हैं। ओके, और डाटा वैलिडेशन में हमारे पास यहाँ पर दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक इनवैलिड सर्कल और एक क्लियर इनवैलिड सर्कल। इसका मतलब क्या है, इनवैलिड का मतलब ये होता है कि गलत,
मान लो आपको लगता है कि आपकी टेबल में पहले से ही कोई गलत वैल्यू टाइप है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप ध्यान दो कि मैं कोई रॉन्ग वैल्यू, मतलब मैं अपनी टेबल के अकॉर्डिंग को एक रॉन्ग वैल्यू यहाँ पर एक दो वैल्यू पर टाइप कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपकी रॉन्ग वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर पहले से ही मेरी टेबल के अंदर कुछ गलत वैल्यू है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अब यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन लगा दूँ ताकि मैं जब आगे कोई डेटा एंट्री करूँ तो मुझसे गलती ना हो। वो तो बात ठीक है कि अब आप डेटा वैलिडेशन लगाओगे तो आने वाला कोई भी डाटा आप टाइप करोगे फ्यूचर में तो वो गलत टाइप नहीं होगा। लेकिन जो पहले से ही गलत टाइप हो चुका है, क्या डेटा वैलिडेशन उसको सही कर देगा? बिल्कुल कर देगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा टेक्निक लगानी पड़ेगी। करना क्या, डेटा वैलिडेशन में जाओ, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे मेरे पास होल नंबर यहाँ पर बिटवीन में 0, ठीक है, और यहाँ पर 100, ओके। उसके बाद मैंने ओके क्लिक किया। अब मैंने तो वैलिडेशन लगा दी। अब यहाँ पर देखो एक रॉन्ग वैल्यू लिखी हुई है, 100 अबो है, ये 100 अबो है, ये देखो 2-3 वैल्यू है हमारे पास, लेकिन ये डिलीट क्यों नहीं हुई? डिलीट नहीं होगी, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप अब 100 अबो वैल्यू टाइप करेंगे अब नहीं आएगी। लेकिन आप चाहते हो कि लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर कोई जो भी गलत वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर 1-2, वो मुझे फाइंड हो जाए और मैं उसको ठीक कर लूँ, तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्कल इनवैलिड डाटा। अब इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर भी गलत डाटा होगा अकॉर्डिंग टू डेटा वैलिडेशन वहां पर एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ गलत डाटा आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप इसको यहाँ पर ठीक कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब आपको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही प्रेजेंट कर देगा। लेकिन आपको लगता है ये कोई यूनिक कोड है, इस पर यही वैल्यू होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हो। देखो क्लियर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से कंडीशन हट जाएगी, यहाँ से सिर्फ ये जो सर्कल है ना इनवैलिड के, ये हटेंगे, एक तरह से हाइड हुए। अगेन आप इस पर क्लिक करोगे तो दोबारा से वो आपको दिखाई भी देंगे, ओके। और ये थे हमारे ऑप्शन डेटा वैलिडेशन के, और आशा करता हूँ कि डेटा वैलिडेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको नीड है कि आपके 2-3 सीट का डेटा आपको कहीं पर टोटल करना है, समराइज करना है, तो इसके लिए आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने 2-3 सीट का डेटा लिया हुआ, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ ऐसे करके आपके पास 2-3 सीट का हो सकता है। और मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डाटा बना रखा है। मान लो ये जनवरी की सेल, अभी सॉरी यहाँ से देख लो, ये जनवरी की सेल है, ये फरवरी की है, ये मार्च की है, ऐसे आपकी और भी हो सकती है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों मंथ का डेटा जो है मुझे टोटल होके आ जाए, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए चाहे आपकी 2 सीट हो, 5 सीट हो, 10 सीट हो, कितनी भी सीट का डेटा आप बड़ी आसानी से टोटल कर सकते हो। करना क्या है, जहां भी आपको टोटल करना उससे उस सीट पर जाकर आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ध्यान दें, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रेफरेंस। रेफरेंस में क्या करना है, सबसे पहली टेबल का आप यहाँ पर रेफरेंस लेंगे, तो उसके लिए करना क्या होगा, रेफरेंस वाले सेल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो मैंने जनवरी वाली टेबल पे गया मैं, और पूरी टेबल को विद हेडिंग ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन मिलेगा ऐड, इसको ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, और सेल जनवरी के नाम से एक डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे हम फरवरी पे जाएंगे, इसको भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे पूरी, और इसको भी ऐड करेंगे। ऐसे हम मार्च पे जाएंगे, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी ऐड किया, ठीक है। ऐसे आपने अपनी सभी सीट को ऐड कर लेना है। अब जहां आप इसका टोटल लेना चाहते हो, जिस सीट पे आपको टोटल लेना चाहते हो, उस सीट का रेफरेंस देना भी जरूरी है। जैसे मुझे यहाँ पर कंसोलिडेट वाली सीट पे इसका टोटल करना है, तो मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस सेल दे दिया और इसको भी ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, कंसोलिडेट लिख के भी आ जाएगा, ओके। इतना समझ गए होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसमें ये है, लिखा हुआ है यूज लेबल इन। यहाँ पर टॉप रो और लेफ्ट कॉलम पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि आपने जो आपकी टेबल के अंदर हेडिंग दी गई होती है ऊपर, या जो लेफ्ट में जो मेन डाटा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा काउंट होके आएगा। अगर आपने इन पे नहीं क्लिक किया तो आपकी हेडिंग नहीं शो होंगी ऊपर की, और जो सेलर नेम था या जो भी कुछ आपकी आईडी होगी वो नहीं दिखाई देगी, ओके। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद बस ओके करना। जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा यहाँ पर टोटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो, बस यहाँ पर नेम नहीं लिखा आएगा, बाकी सब कुछ सही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो क्या है कि इसने टोटल कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जनवरी का डाटा था, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ठीक है। अगर आप इनको टोटल करके भी देखना चाहोगे तो आपको इतनी ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से 2-3 सीट का, 10 सीट का, 20 सीट का डाटा एक टेबल पे कंबाइन करके देख सकते हो, एक सीट पे कंबाइन करके देख सकते हो, ओके। जहाँ तक है कि समझ में आगे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डेटा मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को ध्यान से देखना, ये होता क्या है कि कई बार हमें नीड पड़ जाती है कि 2 टेबल का लिंक बनाने के लिए, 2 टेबल का रिलेशन बनाने के लिए, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो 2 का, 3 का। और ये ऑप्शन आपके तब बहुत काम आएगा जब आप बड़े लेवल पे डेटा एंट्री का काम करते हो, तो वहाँ पर आपके बहुत काम आता है,
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ली और मैंने वो डाटा कॉपी कर लिया यहाँ पर, और एक शीट पे और ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जो जो स्टेप मैं करूँगा, अगर आप यही स्टेप करेंगे तो आपका रिलेशनशिप काम करेगा। अगर आपने थोड़ा सा मिस कर दिया तो आप रिलेशनशिप शायद ढंग से ना समझ पाओ। ओके, तो क्या करना क्या है कि हम एक पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। और पाइवट टेबल में क्या है कि मान लो मेरे पास दो सेम कुछ टेबल हैं, अलग अलग शीट पे हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया कि मेरे पास एक तो ये डाटा है, इसमें मेरे पास क्या है, सेलर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, रीजन्स है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर सेल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक मिनट, यहाँ से हम रीजन हटा देते हैं। ओके, यहाँ से हम रीजन भी हटा देते हैं। ये लो, यहाँ पर मेरे पास सेलर नेम है, प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, मेरे पास रीजन नहीं है और यहाँ पर मुझे सेल भी नहीं पता है। ठीक है, ये सॉरी, यहाँ इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल मैंने वहाँ से कॉपी किया था ना, सॉरी, तो यहाँ पर आप इसको सेल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सेल देखनी है कि यहाँ पर इस सेलर ने कितनी सेल करी है, इसने कितनी सेल किया, कौन से रीजन में इसने सेल किया। तो उसके लिए आप इसका रिलेशनशिप का यूज़ कर सकते हो और इसके लिए आप कंबाइन एक डेटा वैलिडेशन पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले ध्यान दें, जिस भी टेबल पर आप रिलेशनशिप लगाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको टेबल फॉर्मेट में जरूर कन्वर्ट करना होगा। टेबल फॉर्मेट देखो कैसा होता है, अभी मैंने एक डिजाइन दे रखा था। करना क्या है, टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ Ctrl+T प्रेस करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जब भी आप अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो ध्यान दो, लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर, इस पे जरूर क्लिक करें। इसके बाद ओके क्लिक करें। ओके क्लिक करने के बाद ये टेबल फॉर्मेट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक काम और कर लेना, अगर रिकमेंडेड है तो करो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। यहाँ पर देखो इस टेबल का नाम टेबल 1 आ रहा है। ठीक है, आप इसको रीनेम कर सकते हो। यहाँ पर मैंने किया डेटा 1 के नाम से, एंटर कर देंगे तो इस टेबल का नाम जो हो गया डेटा 1 हो गया। इसके बाद ऐसे हम सेकंड वाले को भी ले लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लियर फॉर्मेट में गए, इसका जो स्टाइल है वो क्लियर कर दिया, Ctrl+A Ctrl+T और ओके। ठीक है, यहाँ पर इसको भी हमने क्या कर दिया, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर तो इसका नाम भी हम एक चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख दिया हमने डेटा 2। ठीक है, एंटर। ओके, अब क्या करना है कि आप अपनी किसी भी एक टेबल के अकॉर्डिंग एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लो। देखो मैं यहाँ पर इसको मेन मान लेता हूँ, जो हमारी डेटा 1 है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए करना क्या होगा, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास पाइवट टेबल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पाइवट टेबल की विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद अगर आपको मल्टीपल टेबल को रिलेशनशिप करना होता है पाइवट टेबल में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया होता है, चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज द मल्टीपल टेबल। इस पे आप, इसके नीचे जो ऑप्शन दिया गया है ऐड दिस डाटा टू डेटा मॉडल, इस पे जरूर क्लिक करें और इसके बाद बस कुछ नहीं करना, ओके क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने पाइवट टेबल आ जाएगी, इसके साथ में यहाँ पर आपकी फील्ड टेबल भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर आपको दिखाई दे रहा है मुझे दो सीट का यानी दो टेबल का रिलेशन बनाना, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक ही टेबल आई है। जिस भी सीट से आपने, जिस भी वर्कबुक से आपने इनको लिंक करना है, उसमें जितनी भी एक्टिव जो आपकी वो होती हैं सीट होती हैं वो यहाँ नज़र आती हैं, एक्टिव के नाम से दिखाई भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे दूसरी डेटा को भी यहाँ पर लेके आना है। उसके लिए क्या करेंगे, आल पे जाएंगे और यहाँ पर डेटा 2 के नाम से मुझे टेबल दिखाई देने लगी। इसके बाद राइट क्लिक करके शो इन एक्टिव टैब पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आएंगे तो मुझे दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या करना है कि जो डेटा 1 है उसमें से सेलर नेम पे लेने हैं मैंने। जैसे मैं सेलर नेम पे क्लिक करूँगा तो सेलर मुझे दिखाई देने लग जाएंगे यहाँ पर। और जो मेरी सेकंड वाली टेबल है उसमें से मुझे सेल देखनी है कि इस वाले सेलर ने कितनी सेल की है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, देखो रिलेशनशिप का। ठीक है, और यहाँ पर आपको सेल दिखाई तो देने लगी, लेकिन ये गलत सेल है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं नज़र आ रहा होगा, सबकी सेल सेम नज़र आ रही होगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के बाद तो यहाँ पर जो भी आपने दो टेबल का रिलेशन बनाया है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। इसके लिए करना क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, और मैनुअली करना चाहते हो तो इसके लिए आप डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ पर डेटा मॉडल और यहाँ पर रिलेशनशिप जो है आपकी एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर जाना है, ओके क्लिक करना है। इसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल दो ऑप्शन दिए गए होते हैं आपको, टेबल 1 टेबल 2। टेबल 1 में आप वो सेट यानी जो आप यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होता है, यहाँ पर आप सेकेंडरी डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यानी मेन डाटा डेटा 1 है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इसमें इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है, कॉमन है मेरे पास यहाँ पर सेलर नेम, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास डेटा 2 है, मतलब डेटा टेबल 2 है। इसमें कॉमन क्या है, वो भी सेलर नेम होगा। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर हमें डेटा 1 करना है, ये प्राइमरी है ना हमारा। ठीक है, प्राइमरी जो होगा वो नीचे होगा
और जो सेकेंडरी होगा वो ऊपर होगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, जो सेलर नेम यहाँ आएगा वही सेलर नेम यहाँ आएगा, फिर भी ना हो तो आप यहाँ से आप चेंज कर लेना। इसके बाद जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो ध्यान देना कि ये जो हमारी सेल थी ना ये ऑटो अपडेट हो जाएगी। तो जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो देखना ये देखो चेंज भी हो गया होगा, सभी सेलर का नेम जो है सॉरी सेल जो है वो अलग अलग आपको प्रेजेंट हो रही होगी। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रीजन चेक कर सकते हो, ठीक है। एक सीट में आपका ये है और एक सीट में प्रोडक्ट नेम है, आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डेटा को समराइज करके देख सकते हो। ओके, जहाँ तक आशा है कि आपको यहाँ पर रिलेशनशिप आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर फोरकास्ट, और फोरकास्ट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, व्हाट इफ एनालिसिस और फोरकास्ट। व्हाट इफ एनालिसिस में क्या है, हमारे पास सिनेरियो है, और सिनेरियो मैनेजर होता है क्या कि देखो यहाँ पर आप अपने डाटा को सिनेरियो तैयार कर सकते हो। देखो सिनेरियो मैनेजर हर एक फील्ड के अकॉर्डिंग, हर एक डाटा के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको आसान भाषा में समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक फ़ोन कंपनी है और हमारी कंपनी में हम फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और हमें क्या करना है कि हमने अपने फ़ोन का प्राइस फाइंड करना है। मान लो एक फ़ोन बना रहे हैं हम, अब फ़ोन में क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है वो ये है, उसका रेट ये है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे वो कितने का पड़ेगा, और ये तो है नहीं हम कोई एक फ़ोन बनाएंगे, दो फ़ोन बना रहे होंगे, तीन फ़ोन बना, अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, तो हमें कितने का पड़ेगा, उसके बाद हम कितने का बेचेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आप सिनेरियो तैयार करके देख सकते हो। करना क्या, उसके लिए आपको कुछ इस प्रकार की एक टेबल बना लें, आप अपने आइटम के नेम यहाँ लिख लें, आप यहाँ पर रेट लिख लें, और नीचे एक टोटल दिया गया है, यहाँ पर सम का फॉर्मूला जरूर लगाएं। ओके, अब करना क्या है, इनमें कोई वैल्यू टाइप नहीं करनी है आपने, बस इनको प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करना। ध्यान से देखो, मैंने आइटम को नहीं किया, नीचे वाले टोटल को नहीं किया, ठीक है। करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, सिनेरियो मैनेजर में जाना है। इसके बाद यहाँ पर करना क्या है, एक ऐड का ऑप्शन आएगा, बस आपने ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर सिनेरियो नेम दिया गया है, ठीक है। सिनेरियो नेम का मतलब ये है कि जो अभी आप सिनेरियो तैयार करोगे वो कौन से प्रोडक्ट का, कौन से मॉडल का तैयार, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर मॉडल 10, ठीक है। मेरा एक मॉडल है फ़ोन का 10, ठीक है। मैं इसका सिनेरियो तैयार कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके क्लिक करना है। जैसे आप ओके क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का आएगा, पूछ रहा है कि मदरबोर्ड कितने का है, मैंने लिख दिया 1000 का, ठीक है। यहाँ पर रैम मान लो 500 की, ठीक है। ये हर एक रेट पूछेगा आपसे, ठीक है। CPU 1000 रुपये का, ये हम मॉडल 10 का बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आपके मॉडल हो सकते हैं, अलग अलग आपके यहाँ पर सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल बैटरी होगी 1000 रुपये की, ठीक है। डिस्प्ले होगी 1200 की, कैमरा हो गया यहाँ पर 1500 का, ठीक है। ऐसा कुछ बॉडी होगी मान लो 1000 रुपये की, और लेबर भी लगती होगी इस पर, मान लो 1000 रुपये लगी, ठीक है। ओके क्लिक करो। जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा यहाँ पर मॉडल के नाम से, मॉडल 10 के नाम से एक सिनेरियो बन के आ गया। ओके, मान लो 2-3 और बना लेते हैं, ठीक है। क्लिक करो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मॉडल 20 कर लेते हैं, ठीक है। ये अलग मॉडल है हमारा सेल फोन, ठीक है। ये थोड़ा मान लो एक्सपेंसिव है। ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई, ठीक है। मदरबोर्ड मान लो इसमें 1500 का डलेगा, ठीक है। यहाँ पर रैम जो है 1000 रुपये की हो सकती है, ठीक है। CPU मान लो 2000 का हो गया, ठीक है। यहाँ पर बैटरी 1500 की होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू टाइप कर लें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारा सिनेरियो टाइप कर दिया, उसके बाद ओके क्लिक कर दें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मॉडल 20 के नाम से भी आ गया। इसके बाद एक और कर लेते हैं, और यहाँ पर हम नाम देख देते हैं मॉडल 30, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद ओके क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर ध्यान से देखो हमारे 3 मॉडल बन के आ चुके हैं। अब मुझे देखना है कि मॉडल 10 का रेट क्या पड़ेगा, मुझे इसका क्या पड़ेगा, इसका क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर एक 100 के नाम से ऑप्शन है, जैसे मैंने 10 पे क्लिक किया और 100 पे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पर रेट दिखाई देने लग जाएगा। जो ये वाला जो मेरा मॉडल 10 है ना, वो मुझे 8000 समथिंग का पड़ेगा। ऐसे मॉडल 20 ये कितने का पड़ेगा हमें, ये इतने का पड़ेगा। ऐसे मॉडल 30 आपको ये कितने का पड़ेगा, ऐसे ये पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है ना, आप अपने अपने अलग अलग सिनेरियो तैयार कर सकते हो अलग अलग वैल्यू के साथ, और उसको आप बड़ी आसानी से यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इसकी समरी तैयार करना चाहते हो तो समरी भी तैयार कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, बस समरी पे क्लिक करना है। जैसे आप समरी पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक रिजल्ट सेल मांगता है। रिजल्ट सेल आपका टोटल सेल होता है हमेशा, बस इस पर क्लिक करके और ओके क्लिक कर दें, ठीक है। पाइवट टेबल में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो पाइवट टेबल पे भी कर सकते हो, लेकिन आप सिनेरियो समरी पे ही क्लिक करें। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान दो, मॉडल 10, मॉडल 20, मॉडल 30, ठीक है। उसके यहाँ पर वैल्यू जो है उनके
आइटम के रेट जो हैं वो दिखाई देंगे आपको, ठीक है, और इनका टोटल भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन से मॉडल का क्या रेट रहेगा। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत हेडिंग के चेंज करना चाहते हो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार आप अपने डाटा को समराइज करके देख सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से सिनेरियो मैनेजर आ गया होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर गोल सीक को थोड़ा ध्यान से समझे। अब गोल सीक में क्या है, यहाँ पर आप इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देख ले। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट की यूनिट है 60, ठीक है, और एक यूनिट का प्राइस है हमारे पास यहाँ पर 400, ठीक है। और ये हमारे पास एक मंथ की सेल मुझे प्रेजेंट करनी है कि भाई यहाँ पर मेरी टोटल कितना होगा एक महीने में। यदि मैं 60 पीस 400 रुपये के हिसाब से बेचूँ तो वो कितने के होंगे, ठीक है। पहले तो सिंपल एक फार्मूला लगा देते हैं, ये कोई गोल सीक नहीं समझा रहा मैं, पहले मैं एक फार्मूला लगा दूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि गोल सीक होता क्या है। ओके, तो करना क्या है, यहाँ पर हमने इसको किया, ठीक है, और मल्टीप्लाई इससे किया, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट करके मल्टीप्लाई लगा के इसको और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 60 पीस सेल कर रहे हैं 400 के हिसाब से तो हमारा यहाँ पर 24,000 समथिंग सेल होगी एक महीने के अंदर। ओके, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे टारगेट क्या दिया गया है, मुझे टारगेट दिया गया है 30,000 का, भाई 30,000 की आपको सेल करनी ही करनी है। तो इसके लिए आपको या तो यूनिट चेंज करनी पड़ती है, भाई आप यूनिट ज़्यादा बेचोगे, या तो आप यूनिट बढ़ा दो या आप अपना रेट बढ़ा दो, ठीक है। तो आप देखना चाहते हो कि अगर मैं रेट बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर मैं 30,000 एक टारगेट लेके चलता हूँ, यहाँ पर गोल सीक पे जाते हैं, ध्यान दो, गोल सीक पे जाना है, ठीक है। गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की टेबल आएगी, ठीक है। यहाँ पर सेट सेल, भाई मुझे यहाँ चाहिए, क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे 30,000 चाहिए। ओके, लेकिन चेंज किस में हो जाए, चेंज हो जाए मान लो रेट के अंदर। मान लो बेचने तो मुझे 60 ही पीस हैं, लेकिन किस रेट पे बेचें कि हमें 30,000 पे यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक रेट निकल के आ जाएगा 500। भाई आपको एक पीस जो है 500 रुपये का बेचना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। अगर आप, मैं अंडू कर रहा हूँ, भाई नहीं मैं रेट नहीं बढ़ा सकता, मैं पीस ज़्यादा बेच सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको देखना होगा तो इसके लिए व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक, ठीक है, वही सॉरी यहाँ पर हमने चेंजिंग सेल ये रखना, सॉरी सेट सेल टोटल रहेगा। वैल्यू क्या चाहते हैं, जो भी आपकी वैल्यू रिक्वायरमेंट आप वो यहाँ पर टाइप करेंगे। चेंजिंग सेल मैंने अब की बार यूनिट पे क्लिक किया कि भाई मुझे यहाँ पर 30,000 पे आउटपुट रिजल्ट चाहिए सेल का, तो मैं कितनी यूनिट सेल करूँ कि मुझे 30,000 पे यहाँ पर मिल जाए। ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 75 यूनिट जो है सेल करनी पड़ेंगी एक महीने के अंदर, तो आपको 30,000 पे आउटपुट मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये था हमारा गोल सीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसी के अंदर टेबल। अब ये टेबल क्या है, डेटा टेबल। डेटा टेबल भी बड़ा आसान ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि मान लो मुझे ये तो पता लग गया कि यहाँ पर भाई मैं अगर 400 रुपये के हिसाब से 60 पीस एक महीने में बेचता हूँ तो मुझे इतने जो है पैसे मिलेंगे या इतनी मेरी सेल होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 500 रुपये के हिसाब से बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 600 रुपये के हिसाब से बेचूंगा तो क्या होगा, इतने के हिसाब से बेचूंगा तो क्या होगा। अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हो तो इसके लिए आप डेटा टेबल का यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए करना क्या है, यहाँ पर इसके जहाँ पर देखो यहाँ पर आप अपनी सेल वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस सेल का रेफरेंस दे देंगे इक्वल और इस पर क्लिक कर देंगे जो आपका टोटल होगा, ठीक है। और इस पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेना विद ये सेल भी हो जरूर। इसके बाद यहाँ पर इसमें जाना व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का आएगा। अब यहाँ पर देखना दो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर है रो इनपुट और कॉलम इनपुट। मतलब जो मेरा डेटा इनपुट होगा अभी, यानी यहाँ पर मुझे जो डेटा इनपुट करना है यहाँ पर, ठीक है, तो वो कॉलम वाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कॉलम पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करके सॉरी कॉलम यहाँ पर गलती से हो गया हमसे, कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओके क्लिक कर देंगे। जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा तो मुझे अपनी यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी। भाई अगर मैं 400 के हिसाब से बेचूंगा तो 2400 आएंगे, वो तो मुझे पहले से ही पता था। 500 के हिसाब से बेचूंगा तो ये आएगा, 600 के हिसाब से बेचूंगा तो ये आएगा, अगर इतने के हिसाब से बेचूंगा तो ये आएगा। ओके, तो ऐसा कुछ फाइंड करने के लिए डेटा टेबल का यूज किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये तो समझ में आ गया कि ये आपकी सेल रेट है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता करना है कि मेरी भाई जो अगर मैं मंथ इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, भाई पहले महीने में कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, तीसरे में कितना होगा, चौथे में कितना होगा, और वो भी अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, ठीक है, ये मैंने रेफरेंस लिया हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान रखें, ठीक है। और
सबको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है, जहाँ तक आप टेबल लेना चाहते हो। डेटा टेबल पे जाना है और यहाँ पर अब ध्यान देना कि देखो करना क्या है, देखो कॉलम तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, कॉलम में हमारा डेटा कौन सा, सेल वाला है, तो कॉलम पे क्लिक करके सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रो इनपुट कौन सा रहेगा, अब की बार देखो जो मेरे मंथ है ना वो रो के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पर रो में क्या करेंगे, मंथ वाले सेल को ले लेंगे, ठीक है, और ओके क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या है 5 मंथ का, ठीक है, एक सिनेरियो हमारे पास डेटा बन के आ जाएगा, ठीक है, कि अगर हम इस रेट के हिसाब से इस महीने में कितनी कितनी सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ फाइंड कर सकते हो आप इससे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फोरकास्ट। अब ये फोरकास्ट क्या होता है, देखो एक ग्राफ होता है, आप अपनी यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट करा सकते हो इससे, आप इसे अपना रिवेन्यू भी आप देख सकते हो हर एक ईयर का, हर एक मंथ का ऐसे। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर मुझे सेल प्रेजेंट करनी थी और मुझे ये देखना है कि देखो यहाँ पर भाई पहले महीने में इतनी हुई, दूसरे में इतनी हुई, तीसरे में, ऐसे 6 महीने का तो डेटा है मेरे पास। लेकिन 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में अगर मुझे ऐसा कुछ जानना हो कि अगले महीने में कितनी सेल होगी मुझे, तो उसका अगर मुझे फोरकास्ट तैयार करना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर फोरकास्ट का यूज़ कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं, बस आपके पास कुछ इस प्रकार की टेबल होनी चाहिए और यहाँ पर आपको फोरकास्ट पे क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर बस ओके क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर इसको आप यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर चार्ट का एक डिज़ाइन आएगा, आप यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ से ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, ये हमें फोरकास्ट जनरेट करके देता है, ठीक है। पिछले 6 महीने का तो वैल्यू है मेरे पास, लेकिन 7वें महीने में क्या किया इसने, मुझे 3 जो है ऑप्शन यहाँ पर जनरेट करके दे दिए। ये तो नॉर्मल है, अगर मान लो ना तो कम होती वैल्यू ना ज़्यादा होती तो कुछ फिर तो इतनी सेल होगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ग्राफ यहाँ पर देखो, ठीक है, ये सेंस कर लेता है पिछले ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर मेरा ग्राफ सबसे नीचे भी जाता है तो 7वें महीने की और 8वें महीने की यहाँ पर इसने सेल दिखा दी। यहाँ पर देखो ये लोअर है, सॉरी ये है लोअर, तो 2 लाख समथिंग की यहाँ होगी और 2 लाख समथिंग की यहाँ होगी। अगर मेरा मिड रेंज में जाता है, नॉर्मल में जाता है तो 4 लाख की यहाँ होगी, 5 लाख की यहाँ होगी। लेकिन अगर मेरा ग्राफ हायर जाता है 7वें या 8वें में तो 7 लाख या 8 लाख की सेल हो सकती है हमारी। तो कुछ इस प्रकार हम फोरकास्ट चार्ट जनरेट कर सकते हैं अपने टेबल का। और नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइन, और आउटलाइन में हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप। अब ये क्या होता है, आपके पास कुछ इस प्रकार का डाटा हो, ये बात ध्यान रखें। और यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा के इसको ना ईस्ट वाइज, यानी यहाँ पर देखो ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ऐसा कुछ फिल्टर कर लिया, आप इसका अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लें अपने डाटा को। इसके बाद ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप यहाँ पर रीजन के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर ओनली ईस्ट का एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो ऐसे आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप के नाम से ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, बस कुछ नहीं करना, ओके क्लिक कर देना। तो जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंबल सा आ जाएगा, यानी इसने क्या किया, इस जो भी मैंने सिलेक्ट एरिया किया था ना उसका एक ग्रुप बना दिया। तो इसका फायदा ये होता है कि जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करोगे ना ये हाइड हो जाएगा, हाइड नहीं हुआ, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो वापस वो दिखाई देने लग जाएगा। देखो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमने बड़े डेटा को शॉर्ट रूप में प्रेजेंट कराना हो, तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो इसको आपको अनग्रुप करना पड़ जाए तो यहाँ पर एक अनग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे और अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान है। और नेक्स्ट है हमारे पास सब टोटल, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूज़ करना पड़ सकता है हमें। मान लो हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है, और उस पर ढंग से ना तो मुझसे फॉर्मूला लग रहा है लेकिन मुझे उसका आउटपुट रिजल्ट देना है। एग्जाम्पल के लिए यही मान के चलो, ठीक है, तो इसका मुझे टोटल देना है और मुझे ढंग से फॉर्मूला नहीं पता कि कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, किसको ग्रुप करना है, कहाँ पर करना है। तो आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ध्यान दिया कि आप किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको समराइज करना चाहते हो। मैं यहाँ पर रीजन के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर टोटल पे क्लिक करना है, टोटल सॉरी सब टोटल पे क्लिक करेंगे ना, बस आपको करना क्या, आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो। मैं रीजन का करना चाहता हूँ, ठीक है। अब किसका टोटल आपको देखना है, ठीक है, मुझे तो सेल का ही टोटल देखना है। बस कुछ नहीं करना, बस ओके क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके क्लिक करोगे तो यहाँ एक जादू सा हो जाएगा। हुआ क्या है, ध्यान से देखो कि इसने ईस्ट का टोटल अलग कर दिया, नॉर्थ का अलग कर दिया, वेस्ट का अलग कर दिया और यहाँ पर ग्रैंड टोटल अलग कर दिया और साथ में इनका ग्रुप भी बन गया। मान लो आप यहाँ पर इसको आप हाइड करके देखना चाहते हो तो आप कुछ इस प्रकार से हाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपसे पूछता है कि हाँ भी टोटल सेल कितनी हुई, तो आप बता दोगे इतनी सेल हुई जी, ठीक है। फिर कोई पूछता है कहाँ कहाँ कितनी सेल हुई, तो आप बताओगे साउथ में, नॉर्थ में इतनी इतनी हुई। अगर कोई पूछता है नहीं मुझे इसके डिटेल दो नॉर्थ की, तो ऐसे आप क्लिक करके दिखा दोगे हाँ जी ये हमारे सेलर हैं और ये इनको हमने सामान बेचा था या खरीदा था। तो ऐसे आप बड़े डाटा को सब टोटल की सहायता से या ग्रुप या अनग्रुप की सहायता से बड़े डाटा को शॉर्ट रूप में प्रेजेंट करा के दिखा सकते हो। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको आउटलाइन के सभी ऑप्शन आ गए होंगे।
तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग टू डेटा टैब, और मैंने कोशिश की है डेटा टैब के सभी ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।